गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री का अपना 10th लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है बेटा जी। आज का हमारा टॉपिक होगा बेटा जी स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस अर्थात ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का स्थायित्व। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अर्थात उपसर्ग संयोजी यौगिकों का स्थायित्व। ठीक है बेटा। तो देखो बेटा, अब तक हमने अपने 9 लेक्चर डिस्कस कर दिए हैं। तो बेटा सबसे पहले हमने पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया था। ठीक है बेटा। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि पेपर फर्स्ट में हमने यूनिट फर्स्ट स्टार्ट की थी। ठीक है बेटा। यूनिट फर्स्ट स्टार्ट की थी। अब यूनिट फर्स्ट में 2 चैप्टर लिखवाए थे हमने आपको। एक लिखवाया था मेटल लिगैंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है बेटा। पहला चैप्टर था मेटल लिगैंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है। तो आज जो है बेटा ये दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया। तो यूनिट फर्स्ट का देख लें बेटा, आप देखें आप यूनिट फर्स्ट का दूसरा चैप्टर। देखो पहला चैप्टर कौन सा था? पहला चैप्टर था मेटल लिगैंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, टीएमसी, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ये चैप्टर था पहला, ये आपने फिनिश कर दिया बेटा। ये हमारा फिनिश हो चुका है। ठीक है। आज हमारा दूसरा चैप्टर यूनिट फर्स्ट का कौन सा? ये दूसरा चैप्टर देखते हैं। ठीक है बेटा। दूसरे चैप्टर का नाम इसे मिटा देते हैं। पहला चैप्टर खत्म इसलिए मिटा दिया। अब देखो दूसरा चैप्टर जो है हमारा, जो चैप्टर है कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम? चैप्टर दूसरा है, नाम है थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। दूसरा चैप्टर है बेटा यूनिट फर्स्ट का थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें हमारा टॉपिक जो होगा वो क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है बेटा। अब बेटा दूसरा चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है यूनिट फर्स्ट का। तो इस चैप्टर का क्या है? सिलेबस देख लो जरा। सिलेबस 1 मिनट में दिखा देते हैं आपको। सिलेबस क्या है? आपको क्या पढ़ना होगा? सबसे पहले क्या पढ़ना होगा आपको? थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी। थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी पढ़नी है आपको और काइनेटिक स्टेबिलिटी पढ़नी है। किसकी? स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है। थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी पढ़नी है आपको ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की। दूसरा स्टेबिलिटी, ठीक है, सॉरी फैक्टर्स पढ़ने हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है। चाहे वो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी हो या काइनेटिक स्टेबिलिटी हो, उसे प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ स्टेबिलिटी। फिर पढ़ना है बेटा आपको स्टेबिलिटी कांस्टेंट को पढ़ना है। स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स ओवरऑल और स्टेप वाइज दोनों पढ़ना है। स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स पढ़ना है। फिर बेटा आपको क्या पढ़ना है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। फिर आपको इसमें कुछ रिएक्शन पढ़नी है। क्या? सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है बेटा जी, ये आपका सिलेबस इस चैप्टर में यह पढ़ना है आपको। थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक, फिर स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट्स पढ़ने हैं आपको। स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट कौन कौन से, स्टेप बाय कॉन्स्टेंट और ओवरऑल। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़नी है, और ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसमें पढ़नी है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में। ये आपका सिलेबस, ठीक है बेटा, ईटीसी इतना सिलेबस आपको पढ़ना है। अब बेटा आज हम आपका पहला टॉपिक क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। क्योंकि स्टेबिलिटी दो तरह की इस चैप्टर में, बेसिकली हम दो तरह की स्टेबिलिटी पढ़ेंगे, एक थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले टर्म आता है स्टेबिलिटी। ठीक है बेटा, इसलिए टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो मेरा भी क्वेश्चन बेटा यही है कि आप स्टेबल किसे कहेंगे, आप स्टेबल किसे कहेंगे, स्टेबिलिटी से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन मेरा भी बेटा यही है। तो स्टेबिलिटी मतलब बेटा, स्टेबिलिटी किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी से मतलब क्या है, हमारा मतलब यह है कि वह कंपाउंड लॉन्ग टाइम पीरियड तक स्टोर किया जा सके, मतलब स्टोर किया जा सके सुटेबल कंडीशंस में। मतलब यदि कोई कंपाउंड सुटेबल कंडीशंस में लॉन्ग टाइम पीरियड तक स्टोर करके हम रख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं ये स्टेबल है, ये स्टेबल है। ठीक है बेटा, तभी तो हम कहेंगे ये स्टेबल कंपाउंड है। और जो लॉन्ग पीरियड तक स्टोर करके जिसे नहीं रखा जा सके, उसे कहेंगे ये अनस्टेबल कंपाउंड है, अनस्टेबल कंपाउंड है। यही बात बिल्कुल ठीक। लेकिन बेटा आपने ये बताया जिसे लॉन्ग टाइम पीरियड तक स्टोर करके रख सकते हैं, अर्थात उसमें रिएक्शन नहीं करता होगा, इसलिए वो स्टेबल है, इनर्ट है। ठीक है बेटा, स्टेबल है। अब यही बात अगर हम किसी में देखें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, यानी कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में देखें, तो क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस बेटा स्टेबल ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस है। ठीक है, स्टेबल है। लेकिन अगर उससे ज्यादा रिएक्टिव रिएजेंट अगर उसके पास लेके आए, उससे ज्यादा रिएक्टिव लिगैंड लेके आए, तो वो क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है। इसका मतलब यह तो स्टेबल था, तो अनरिएक्टिव होना चाहिए था, लेकिन इसने क्या कर दिया, रिएक्शन कर दी। इसका मतलब यह है, एक पार्टिकुलर रिएजेंट के साथ तो स्टेबल है, लेकिन दूसरे के साथ अनस्टेबल है। इसका मतलब हम स्टेबिलिटी को, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी को केवल स्टेबल और अनस्टेबल में नहीं बांट सकते। ठीक है बेटा, स्टेबल और अनस्टेबल में नहीं बांट सकते, अर्थात स्टेबिलिटी का एक नया कॉन्सेप्ट आया होगा। ठीक है बेटा, आया, जिसे हमने कहा काइनेटिक स्टेबिलिटी। कहने का मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी के साथ साथ एक और प्रकार की स्टेबिलिटी भी होती है, जिसे हमें देखना होता है, वो होती है काइनेटिक स्टेबिलिटी। क्या, काइनेटिक स्टेबिलिटी। अब बेटा काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या है, तो काइनेटिक स्टेबिलिटी का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन मैकेनिज्म। ये रेट ऑफ रिएक्शन को बताती है, स्पीड को बताती है, और मैकेनिज्म को बताती है रिएक्शन की। तो बेटा मतलब यही है कि देखो, यदि कोई ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, वो किसी दूसरे लिगेंड के द्वारा रिप्लेस ना हो, रिप्लेस नहीं होगा, तो वो क्या होगा, इनर्ट। क्या होगा, अक्रिय होगा, तो उसे कहेंगे इनर्ट। और बेटा जो रिप्लेस कर दे दूसरे को, या रिप्लेस हो जाए दूसरे लिगेंड से, तो वो क्या कहलाएगा, वो लेवाइल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लेवाइल। या हम ये कह सकते हैं, ऐसे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जिनमें एक लिगेंड दूसरे किसी लिगेंड से क्या हो जाता है, रिप्लेस नहीं होता है, या बहुत स्लोली रिप्लेस होता है, रिएक्शन रेट बहुत कम है। इसलिए मैंने बताया काइनेटिक
स्टेबिलिटी, रेट ऑफ रिएक्शन और मैकेनिज्म दोनों पर डिपेंड करती है। ठीक है बेटा, तो यह बहुत स्लोली रिप्लेस होता है तो वो इनर्ट कहलाएगा, और जो फास्टली एकदम रिप्लेस हो जाता है वो लेवाइल कहलाता है। ठीक है बेटा, यही हमने डिस्कस किया है। अब आइए देखते हैं, ठीक है, क्या लिखा है मैंने। तो हेडिंग डाल लीजिए स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है बेटा, हेडिंग डाल ली स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। अब देखें द वर्ड स्टेबिलिटी, जो शब्द है बेटा स्टेबिलिटी, द वर्ड स्टेबिलिटी मीन्स, इसका अर्थ क्या होता है, क्या होता है, एक कंपाउंड एग्जिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम अंडर सुटेबल कंडीशंस। ये जो कंपाउंड है बहुत समय तक क्या रह सकता है, स्टोर रह सकता है या निहित रह सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, तो उससे ही तो कहेंगे हम स्टेबल। तो स्टेबिलिटी वर्ड का मतलब अर्थ क्या होता है, एक कंपाउंड एग्जिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम अंडर सुटेबल कंडीशंस। ठीक है बेटा जी। अब द यूज ऑफ दिस टर्म इन ए जनरल वे इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जगह ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस भी कह सकते हैं। तो बेटा ये लाइन समझो जरा, द यूज ऑफ दिस टर्म मतलब इस टर्म का प्रयोग इन जनरल में सामान्यतः नहीं कर सकते, इज नॉट पॉसिबल संभव नहीं है, किसके केस में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के केस में ये टर्म जो स्टेबल वाला है, स्टेबिलिटी वाला है, ये यूज में नहीं कर सकते, इसका प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, हमने बताया था ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेटा अभी तो स्टेबल है, लेकिन दूसरे रिएजेंट के साथ वो अनस्टेबल है, मतलब ये दूसरे के साथ रिएक्शन हो रही है तो स्टेबल कहेंगे, यानी कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, द यूज ऑफ दिस टर्म इन ए जनरल वे इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, हो गया, द यूज ऑफ दिस टर्म इन ए जनरल वे इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है बेटा जी, हो गया। और देखते हैं बेटा क्यों ऐसा क्यों किया, हमने बताया भी था अभी एक्सप्लेन करके, वही लिख दिया है बेटा, बिकॉज क्योंकि दीज कंपाउंड्स में बी स्टेबल, क्योंकि ये कंपाउंड बेटा क्या हो सकते हैं, मे बी स्टेबल, स्थायी हो सकते हैं, इन वन रिएजेंट, एक रिएजेंट में क्या हो सकते हैं, स्टेबल हो सकते हैं, बट नॉट स्टेबल इन वन रिएजेंट, इन एनोदर रिएजेंट, सॉरी इन एनोदर रिएजेंट। यहां पे क्या लिखेंगे, एनोदर की जगह अदर लिख दो, क्योंकि हमारा मार्कर नहीं चल रहा है, तो अदर लिख दिया। क्यों ऐसा, क्यों बेटा स्टेबल वर्ड इसके लिए यूज क्यों नहीं कर सकते, किसके लिए, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए, क्योंकि दीज कंपाउंड्स में बी स्टेबल इन वन रिएजेंट बट नॉट स्टेबल इन अदर रिएजेंट। सो बेटा देखो, सो द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इन सॉल्यूशन, अर्थात जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है काय में, बिलियन में उनका बनना जो होता है, जब बिलियन में बनते हैं तब क्या होता है, टू टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी आर कंसीडर्ड, तब उनमें दो तरह की स्टेबिलिटी को ध्यान में रखा जाता है। मैंने कहा था ना, दो तरह की स्टेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी, दोनों प्रकार की स्टेबिलिटी को हम माइंड में रखते हैं, कंसीडर करते हैं। ठीक है बेटा, ये लिखा, सो द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इन सॉल्यूशन टू टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी आर कंसीडर्ड। अब ये दो प्रकार की स्टेबिलिटी कौन सी है, जरा देखते हैं। नंबर एक, पहली स्टेबिलिटी है थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी, जो आपका क्या था, जो आपका फर्स्ट सिलेबस का पहला वाला पॉइंट था। ठीक है, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी, उष्मा गतिकी स्थायित्व। ठीक है बेटा, अब देखते हैं थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी क्या है आखिर। जैसा कि मैंने अभी आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया था, तो देखें, द थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स इज ए मेजर of extent by which it will form or change into another species। मतलब थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी
of a complex is a measure of extent by which it will form or change into another species. ठीक है बेटा, when the system present in equilibrium, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होता है तब क्या होता है, when the system present in equilibrium the thermodynamic stability depends. तो देखो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड. अब बेटा समझो, समझे ये कि हमने कोई कंपाउंड लिया, उसे हमने स्टोर करके रख दिया, स्टोर कर लिया मतलब रख दिया. तो यदि बेटा वो स्टेबल कंपाउंड होगा तो क्या होगा, तो जैसा रखा वैसा ही रखा रहेगा, यानी कि स्टोर उसे रख सकते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए, लंबे समय के लिए. इसका मतलब तो ये होगा जो वो कॉम्प्लेक्स है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, उसमें मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा मजबूत होगा. तो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी बेसिकली कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड. मेटल और लिगेंड के बीच कितना मजबूत बॉन्ड बना है या कितना कमजोर बॉन्ड बना है, इस बात पे डिपेंड करती है थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी. ठीक है, और भी देखो किस पे डिपेंड करती है. इट मींस, इसका मतलब ये हुआ बेटा इट मींस स्ट्रॉन्गर द मेटल लिगेंड बॉन्ड, मेटल और लिगेंड के बीच बना बॉन्ड यदि मजबूत होगा तो क्या होगा, हायर विल बी थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी. तो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी अधिक होगी. कोई ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस है जिसमें मेटल और लिगेंड के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से मतलब हमारा मेटल और लिगेंड के बीच जो है ओवरलैपिंग अधिक है. ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो क्या होगा, इसका मतलब ये है कि अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो उसकी थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी भी हाई होगी, उच्च होगी. ठीक है बेटा, ये हुआ. अब देखो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन मेटल लिगेंड बॉन्ड एनर्जी. बेटा थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करिए, देखो पहला फैक्टर आपको पता ही है, मेटल लिगेंड बॉन्ड एनर्जी, धातु और लिगेंड के बीच बने बंध की ऊर्जा पर. ठीक है, दूसरा स्टेबिलिटी कांस्टेंट. स्टेबिलिटी कांस्टेंट कैसा है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मान कितना है. ठीक है, सब मान बताएंगे. अगला है अदर थर्मोडायनामिक फैक्टर, और कुछ अन्य थर्मोडायनामिक फैक्टर्स होते हैं उन पे डिपेंड करेंगे. तो दो याद हो गए आपको, एक तो मेटल लिगेंड बॉन्ड एनर्जी, दूसरा स्टेबिलिटी कांस्टेंट पे डिपेंड करती है बेसिकली थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी. ठीक है बेटा, ये हम समझे, लिख लीजिएगा. अब मैं बता रहा हूं बेटा, ठीक है, लिख लो. हमने एक एक शब्द एक एक वर्ड बोल करके लिखवाया. ठीक है बेटा, अब देखो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी देख रहे थे बेटा जी हम, अभी और देखते हैं. तो बेटा अगर हम ये देखें कि थर्मोडायनामिक सेंस यानी कि ऊष्मागतिकी के अर्थ में अगर हम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का क्लासिफिकेशन करें तो कितने भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं, दो भागों में, स्टेबल और अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स. तो लिखेंगे इन थर्मोडायनामिक सेंस ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस टीएमसी बोल दिया हमने. ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस आर इन थर्मोडायनामिक सेंस, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस आर डिवाइडेड into stable and unstable complexes. या तो स्टेबल होगा थर्मोडायनामिक या अनस्टेबल होगा, स्टेबल एंड अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है बेटा, या हम कह सकते हैं इन थर्मोडायनामिक सेंस ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस आर टर्म्ड, डिवाइडेड की जगह क्या कह सकते हैं, आर टर्म्ड एज
स्टेबल एंड अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, या पहले जो लिखा था इन थर्मोडायनेमिक सेंस ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस बेटा आर डिवाइडेड इनटू स्टेबल एंड अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स। ये हो गई आपकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। अब बेटा ये तो पहली थी, मैंने बोला था, अभी मैंने लिखवाया था कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को दो वर्गों में बांटा दिया है, ठीक है, दो में इसका स्टेबिलिटी देखेंगे। दूसरी स्टेबिलिटी का नाम है काइनेटिक स्टेबिलिटी, तो हेडिंग डालेंगे बेटा काइनेटिक स्टेबिलिटी। काइनेटिक स्टेबिलिटी, अब ये काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या होती है? तो बेटा मैंने क्या बताया, ये किस पर डिपेंड करती है? रेट या स्पीड पर, रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करती है। और दूसरा किस पर डिपेंड करती है? दूसरी बात रिएक्शन मैकेनिज्म पर, रिएक्शन मैकेनिज्म पर, रिएक्शन मैकेनिज्म पर डिपेंड करती है ये स्टेबिलिटी। और काइनेटिक सेंस में हमने कॉम्प्लेक्सेस को दो भागों में बांटा है। काइनेटिक सेंस में हमने कॉम्प्लेक्सेस को दो भागों में बांटा है। एक को कहते हैं लेवाइल, लेवाइल कॉम्प्लेक्सेस, दूसरे कहते हैं इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस, इनर्ट को अक्रिय कहते हैं, इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। अब जो लेवाइल हैं वो नॉन इनर्ट भी तो कहलाए जा सकते हैं, यानी कि नॉन इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस, नॉन इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस और इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस में हमने बांटा है, ठीक है बेटा, नॉन इनर्ट कॉम्प्लेक्स और इनर्ट कॉम्प्लेक्स, या लेवल कॉम्प्लेक्सेस और इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है बेटा, ये मतलब है। अब देखो जरा काइनेटिक स्टेबिलिटी कुछ लिखवा देते हैं, ठीक है बेटा, ये लिख लिया। अब देखिए आप, अब हम थोड़ा ये हमने लिख लिया है, आपको बोल देते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो ये है काइनेटिक स्टेबिलिटी, काइनेटिक स्टेबिलिटी। आवाज आ रही होगी, आई थॉट आपको कम दिख रहा होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं इसलिए तेज तेज, ठीक है, ताकि आपको दिखे। तो ये है काइनेटिक स्टेबिलिटी, हेडिंग डालें, फिर देखें आप, लिखें इट डील्स, बेटा इट डील्स टू द रेट और स्पीड, मैंने अभी बताया था, इट डील्स टू द रेट और स्पीड एट विच, जिस पर द कॉम्प्लेक्स फॉर्म और चेंज ऑफ रिएक्शन प्रोसीड टू इक्विलिब्रियम। मतलब यह जो है काइनेटिक स्टेबिलिटी रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन की मैकेनिज्म पर डिपेंड करती है, इसका मतलब ये है, ठीक है। देखो इट डील्स टू द रेट और स्पीड एट विच द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स और चेंज ऑफ रिएक्शन प्रोसीड टू इक्विलिब्रियम, फुल स्टॉप, ठीक है बेटा। इट डील्स टू द रेट और स्पीड एट विच द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स और चेंज ऑफ रिएक्शन प्रोसीड टू इक्विलिब्रियम, ठीक है बेटा। अब लिखें देयरफॉर, जिसके कारण, देयरफॉर टाइम फैक्टर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू डिसाइड द काइनेटिक स्टेबिलिटी डील्स विद द रेट एंड मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, सच एज सब्स्टिट्यूशन, रेसिमाइजेशन, आइसोमराइजेशन, ईटीसी। ये पॉइंट दोबारा देख लीजिए। थर्मोडायनामिक क्या है बेटा, कहां से थर्मोडायनामिक कह रहा हूं, यहां से देयरफॉर से, देयरफॉर टाइम फैक्टर, टाइम जो फैक्टर है, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू डिसाइड द काइनेटिक स्टेबिलिटी डील्स विद द रेट एंड मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन सच एज सब्स्टिट्यूशन, रेसिमीकरण, आइसोमराइजेशन, ठीक है, ईटीसी। देयरफॉर बेटा, फिर देयरफॉर फुल स्टॉप के बाद, देयरफॉर इन काइनेटिक सेंस, जैसे थर्मोडायनेमिक सेंस के आधार पर हमने कॉम्प्लेक्सेस को, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स को स्टेबल और अनस्टेबल कहा, ऐसा भी यहां पे देयरफॉर इन काइनेटिक सेंस कॉम्प्लेक्सेस आर डिवाइडेड into two groups,
दैट इज, पहला क्या है, दैट इज नोन एज इनर्ट एंड लेवाइल कॉम्प्लेक्सेस, इनर्ट एंड लेवाइल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है बेटा, मतलब फिर पढ़ देते देखो, देयरफॉर इन काइनेटिक सेंस कॉम्प्लेक्सेस आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, दैट इज नोन एज लेवाइल और इनर्ट कॉम्प्लेक्स, या इनर्ट एंड लेवाइल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये था बेटा जी आज का आपका कंप्लीट लेक्चर। सो थैंक यू वेरी मच।